हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे हैं हास्य कॉमिक्स नकली राजा असली ठग का। पहला भाग में हमने यहाँ तक की कहानी कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं दूसरा भाग। दोनों तुरंत रंगशाला पहुँचे। उस समय वहाँ नृत्य लीला चल रही थी। हैं, वाह, अद्भुत, सुंदर, अति सुंदर, वाह वाह। उसी समय दोनों ने वहाँ प्रवेश किया। महाराज को हमारा प्रणाम। कौन है यह गुस्ताख जिसने हमारे मनोरंजन में विघ्न उत्पन्न किया? हम हैं महाराज, धीरज जी और वीर जी। कौन धीर जी, वीर जी? ओह, अच्छा अच्छा, कहो क्या काम है इस वक्त? आश्चर्य है, सन्यासी होकर रंगशाला में नृत्य का आनंद लूट रहा है। दूसरा आश्चर्य, महाराज तो जानते हैं कि हम किस कार्य से नगर के बाहर गए थे। इन्हें तो हमें देखते ही पड़ोसी देश की गतिविधियों के विषय में पूछना चाहिए था। दूसरे ही पल वीर जी ने बात बदलते हुए कहा, महाराज आपने जो हमें 100 गधे के सींग नापने का कार्य सौंपा था हमने पूरा कर दिया। 100 गधे के सींग नापने का कार्य हमने तुम्हें सौंपा था? कब? 100 गधे के सींग? आश्चर्य है महाराज, आपकी याददाश्त इतनी कमज़ोर कब से हो गई? वो मैं आए, यह क्या घपला है? यह दोनों कान खजूरे क्या बक बक कर रहे हैं? क्या राजा ऐसे इन सनकी कार्य भी करवाता रहता है? पर मुझे तो इस विषय में कुछ नहीं पता। अब क्या करूं? इनकी हाँ में हाँ मिलानी होगी, वरना पोल खुल जाएगी। अगले ही क्षण चंपतराम खिसियानी हंसी हंसता हुआ बोला, ओह ही, हम तो भूल ही गए थे। हम भी कितने भुलक्कड़ हो गए हैं। हे। हाँ तो वीर जी, धीर जी, भला नाप कितना निकला 100 गधों के सींग का? है शीघ्र ही मालूम पड़ जाएगा महाराज। पहले जरा हम हिसाब किताब तो जोड़ लें। ठीक है, हिसाब किताब लगाओ कर हमें शीघ्र बताओ। अब तुम जा सकते हो। दोनों तुरंत रंगशाला से बाहर निकल गए। लेकिन भला अभी टली कहाँ थी? यह हमारे महाराज नहीं है धीर जी, बल्कि इनके वेश में अवश्य ही यह ठग चंपत राम है। अगर ऐसा है तो फिर यह बकरे का क्या किस्सा है? हमारे महाराज क्या वास्तव में बकरा बन गए हैं? नहीं धीर जी, हमें अवश्य कोई रहस्य है और हमें उस रहस्य की तह में जाना होगा। लेकिन उससे पहले हमें महाराज का पता लगाना होगा। उनके प्राण अवश्य ही संकट में हैं। ना जाने उन जालिमों ने उन्हें कहाँ कैद कर रखा होगा। क्यों ना हम राज सिंहासन से ही अपनी खोज आरंभ करें। यह निश्चय कर दोनों राज सिंहासन के पास पहुँचे। इसी पर बैठे बैठे महाराज इस जादुई लबादे के कारण बकरा बन गए थे। हाँ, लेकिन यहाँ प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है, हमारा नहीं। किंतु काफ़ी समय तक राज सिंहासन का निरीक्षण करने के पश्चात भी उन्हें कुछ ना सूझा। मुझे तो यहाँ कोई रहस्य दिखाई नहीं दे रहा है। आश्चर्य तो इसी बात का है। उधर टब्बर सिंह जो काफ़ी देर से उन पर नज़र रखे हुए था, ओह, तो यह महाराज की हकीकत जानने की चेष्टा कर रहे हैं। सरदार को सूचित करूं। उसने चंपत राम को धीरजी वीर जी की सारी कार्यप्रणाली के विषय में बताया। ओह, इसका मतलब अब हमें शीघ्र ही खजाने तक पहुंचकर उसे हासिल करना होगा। मेरी भी यही राय है महाराज। उसी रात, अरे यह रुस्तम इस प्रकार चोरी छिपे कहाँ जा रहा है? और उसके हाथ में जो थाल ढका हुआ है उसमें क्या है? मैं अभी मालूम करता हूँ। नहीं धीर जी, ठहरो। वह जो कुछ कर रहा है उसे करने दो, चुपचाप देखते जाओ। सिंहासन के निकट पहुँचने पर रुस्तम ने इधर उधर देखा। अपने आसपास किसी को ना पाकर उसने सिंहासन के ऊपर लगे चक्र को घुमा दिया और रुस्तम नीचे दिखाई दे रही सीढ़ियाँ पर उतरने लगा। ओह, तो यह है किस्सा। राज सिंहासन के नीचे कोई गुप्त द्वार है और आश्चर्य है कि हमें भी यह रहस्य नहीं मालूम। रुस्तम के नीचे जाते ही राज सिंहासन की गद्दी यथास्थान पर आ गई। मुझे पहले दिन ही इस सिंहासन में कोई भेद नजर आने लगा था। जरूर महाराज को इसी रास्ते से गायब किया गया है। और यहाँ क्या है? यह फल मैंने रुस्तम के थाल में से गिरते देखा था। इसका मतलब थाल में खाद्य पदार्थ थे और रुस्तम उन्हें लेकर नीचे गया है। अब हमें भी उसके पीछे इस गुप्त द्वार में प्रवेश करना होगा। फिर वीर जी के
चक्र घुमाते ही गुप्त द्वार दृष्टिगोचर होने लगा और दोनों सीढ़ियां से नीचे उतरने लगे। अचानक फर्श पर देखता हुआ धीरजी चौंक कर बोला, यह देखो वीर जी, बकरे की मेंगनी। ओह हाँ, यह बकरा पहले से ही लाकर रखा गया था। फिर दोनों एक सुरंग में आगे बढ़ने लगे। यह सुरंग ना जाने कहाँ पहुँचेगी, अभी पता चल जाएगा। कुछ दूर चलने के पश्चात दोनों ठिठक कर रुक गए। लीजिए महाराज, यह कुछ आहार ले लीजिए, आखिर कब तक आप भूखे प्यासे पड़े रहेंगे। नहीं नहीं, ले जाओ इसे, हमें कुछ नहीं चाहिए। ओह छनाक, यह तो महाराज की आवाज़ है। उस गुप्त कक्ष में महाराज ही कैद हैं। एक फल एक तरत करने के बाद, जैसी आपकी इच्छा महाराज, मैं तो चलता हूँ। हे भगवान, यह तूने मुझे किस मुसीबत में फंसा दिया। भूख से मेरा दम निकला जा रहा है और यह कमबख्त फल वापस लिए जा रहा है। अब मैं इसे वापस भी तो नहीं बुला सकता है। उधर जैसे ही रुस्तम सुरंग के मोड़ पर पहुंचा, आ जाओ रुस्तम प्यारे, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। ओह अरे छनाक है, यह आवाज़ कैसी थी। शायद रुस्तम के हाथ से थाल फिर गिर गया है। चलो देखते हैं। दोनों पहरेदार जैसे ही मोड़ पर पहुंचे, आओ आओ तुम भी आ जाओ धूर्त ठगो, अरे खतरा। लेकिन इससे पूर्व कि दोनों ठग कुछ कर पाते, उनकी तलवार छीनकर वीरजी ने उन्हें तुरंत कई पटकनियां दे डाली। ओह मेरी हड्डियां, मर गया मैं तो, हाय मरा। मार से दोनों बेहोश हो गए। उन तीनों को बेहोश शरीर वहीं छोड़कर दोनों जासूस महाराज के कक्ष की ओर भागे। वीरजी ने द्वार खोलकर महाराज को बाहर निकाला। ओ वीरजी, तुम्हें तो हम भूल ही बैठे थे, लेकिन हमें अपना फर्ज अच्छी तरह याद है महाराज। लेकिन महाराज, बातें तो बाद में भी होती रहेंगी, पहले हमें इस सुरंग से निकलना चाहिए। चलो, हम इसी समय चलकर उस मक्कार चंपत राम की गर्दन धड़ से अलग कर देना चाहते हैं। नहीं महाराज, सुबह होने को है, इस समय हमारा राज सिंहासन वाले मार्ग से निकलना उचित नहीं होगा। अगर चंपत राम के किसी आदमी ने हमें इस मार्ग से निकलते देख लिया तो कहीं ऐसा ना हो कि पंछी उड़ जाए और हम हाथ मलते रह जाएं। कारागार से बाहर आने पर इस सुरंग से निकलने का कोई अन्य मार्ग भी तो होगा महाराज। हाँ, यह सुरंग सुंदर वन में जाकर खुलती है, तब हम इसी रास्ते से बाहर निकलेंगे। फिर दोनों बेहोश व्यक्तियों को कक्ष में कैद करके वे सुरंग के रास्ते सुंदर वन की ओर चल पड़े। जबकि उधर ठग चंपतराम, योजना बन चुकी है साथियों। सुनो, कक्ष के बाहर पहरेदारों के रूप में हमारे 4 साथी मौजूद हैं। तीरथ सिंह, इस कक्ष से बाहर निकलकर तुम टब्बर सिंह की मृत्यु का ऐलान कर दोगे, और ध्यान रहे, अर्थी को कंधा बाहर खड़े पहरेदार या तुम ही दोगे, समझ गए। जी हाँ, अब जल्दी बाहर जाओ, तब तक हम खजाने में से बेशकीमती चीज़ें इस कक्ष में पहुंचवाने का इंतजाम करते हैं। और टब्बर सिंह, तुम भी मरने की तैयारी कर लो, कुछ ही देर बाद तुम्हें मरना है। जो हुकुम महाराज। और फिर कुछ ही देर में योजना के मुताबिक ठग टब्बर सिंह की मृत्यु का समाचार पूरे महल में फैल गया। क्या सन्यासी बाबा नहीं रहे? बड़े ही महान व नेक आत्मा थे। उस दिन अगर वे हमारे नकली राजा का षड्यंत्र विफल ना करते तो शायद आज वह ठग चंपतराम सारे राज्य का मालिक बन बैठा होता। सचमुच बहुत बुरी खबर है। हमें तुरंत बाबा के अंतिम दर्शन के लिए चलना चाहिए। योजना के मुताबिक राजा बना चंपतराम दुख में डूब बैठा था। दरबारियों के वहां पहुंचते ही वह बोला, बाबा नहीं रहे, अब इनका अंतिम संस्कार इनकी अंतिम इच्छा अनुसार उनकी जंगल वाली कुटिया में किया जाएगा, और शव यात्रा में हम सहित केवल 4 ही व्यक्ति शामिल होंगे। तभी एक पहरेदार ठग ने आकर बताया, महाराज, अर्थी का सारा सामान महल में आ चुका है, अब आगे का क्या आदेश है? हुकुम, सारा सामान यहाँ लाकर बाबा की अर्थी तैयार की जाए, लेकिन ध्यान रहे केवल 4 ही व्यक्ति यह कार्य संपन्न करेंगे। जो आ गया महाराज। सभी दरबारियों के कक्ष से बाहर निकलते ही अर्थी तैयार की जाने लगी। जल्दी करो, यह खजाना अर्थी में भर दो, और टब्बर सिंह, तुम राज दरबारी का वेश धारण कर किसी तरह अर्थी के पीछे पीछे ही महल से बाहर निकल जाना। टब्बर सिंह राज दरबारी का वेश धारण करने के कार्य में लग गया, जबकि उधर बक्सों का सारा खजाना अर्थी में भर लिया गया। जल्दी करो, अब इसके ऊपर कपड़ा डालकर इसे बांध दो।
कुछ ही देर में अर्थी तैयार हो चुकी थी। वह अब किसी को शक नहीं होगा कि इसमें सन्यासी बाबा का सौ नहीं बल्कि राजा महल का खजाना है। इस प्रकार आनन फानन में ही शव यात्रा आरंभ की गई। राम नाम सत्य है। मौका पाकर टब्बर सिंह भी राज दरबारियों के वेश में महल से निकल भागा। यही मौका है, भाग निकलूं। धीरजी वीरजी राजा चतुरसेन के साथ जल्दी से सुंदरवन को पार कर नगर में महल के पास पहुँचे थे कि ठग चंपतराम अपने साथियों और अर्थी के साथ महल से बाहर निकला। ओह, यह सब क्या हो रहा है? ना जाने किसकी अर्थी लेकर जा रहे हैं यह धूर्त चंपतराम। और शव यात्रा में चंपतराम सहित केवल 5 ही व्यक्ति। भारी गड़बड़ है धीरजी। शीघ्र ही उन्हें एक व्यक्ति से सारी घटना के बारे में पता चल गया। सारी बातें सुनते ही धीरजी वीरजी शव यात्रा की ओर लपके। ठहरो, रुक जाओ हैं। उन्हें अपनी ओर बढ़ते देख चंपतराम को दाल में काला स्पष्ट नजर आने लगा। अतः वह चिल्लाया, भागो भागो, लगता है इनका वक्त जासूसों को हम पर शक हो गया है। दूसरे ही पल अर्थी उठाकर सभी ठग सिर पर पांव रखकर नाक की सीध में भाग पड़े। उफ, भागो, ध्यान रहे अर्थी को नुकसान ना पहुँचे और तेज भागो। अचानक अर्थी को कांधा दिए हुए तीरथ सिंह को ठोकर लगी। उफ, जल्दी करो। और वो लुढ़क गया। उसे गिरते ही अर्थी का संतुलन बिगड़ गया और वह उन तीनों पर ही आ गिरा। बचाओ! ओह! सभी ठग जल्दी से उठे और हड़बड़ाहट में अर्थी को उठाकर भागे, लेकिन इस बार वे एक दीवार से टकरा गए। धम! तभी धीरजी वीरजी भी वहां जा पहुँचे। ओह, तो यह है अर्थी का रहस्य। सन्यासी बाबा की मृत्यु की सूचना झूठी थी। राज खजाना लूटने की साजिश। चंपतराम अपराधी है और कोई भी अपराधी हमारी निगाहों से बचकर नहीं भाग सकता। सैनिकों, तुम इन सभी ठगों को पकड़ो, हम उस ठग को देखते हैं। धीरजी वीरजी चंपतराम के पीछे लपके। ठग चंपतराम, रुक जाओ, तुम्हारी हकीकत हम पर जाहिर हो चुकी है, अब तुम बच नहीं सकोगे, रुक जाओ। परंतु चंपतराम नहीं रुका। बहुत देर तक उस दौड़ भाग के पश्चात अंततः वीरजी उसे पकड़ने में कामयाब हो गया। बस बहुत हो गई यह चूहे बिल्ली की दौड़। ओह, मैं मरा। दोनों जमीन पर लुढ़क गए। नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। अब तो बेटा तुझे काल कोठरी की हवा से माला माल करूंगा मैं। तभी चंपतराम ने धीरजी की कमर से तलवार खींच ली और वीरजी को एक तीव्र धक्का दिया। उफ, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा जासूस की दुम। तभी धीरजी भी वहां आ पहुंचा और ओह, यह वीरजी, यह लो। ओह! तलवार हाथ में आते ही चंपतराम और धीरजी आपस में भिड़ गए। खनाक! वीरजी ने फुर्ती के साथ पैतरा बदलकर वार कर दिया। वीरजी के एक के बाद एक किए गए शक्तिशाली प्रहार को चंपतराम सह न सका और शीघ्र ही धराशायी हो गया। ओह! तब तक राजा चतुरसेन भी वहां पहुंच चुके थे। सैनिकों, चंपतराम को हिरासत में ले लो और कल इसे इसके असली वेश के साथ राज दरबार में पेश करो। अगले दिन राज दरबार में तुम्हारे प्रयास की प्रशंसा करनी होगी चंपतराम की। तुमने हमें परास्त करने की नायाब चेष्टा की, किंतु हमारे होनहार जासूसों ने तुम्हारी सारी योजना पर पानी फेर दिया। अब बताओ कि तुम्हें हम क्या दंड दें। यह सुनकर चंपतराम बोला, राज खजाना लूटकर मैं आपको शिकस्त देना चाहता था ताकि आपने वायदे के अनुसार आप अपना राज सिंहासन मुझे सौंप दे। अब आप जो दंड देंगे वह मुझे स्वीकार होगा। चंपतराम को 6 माह का कड़ा दंड दिया गया और राजा ने भी अपनी शर्त वापस ले ली ताकि अब कोई दूसरा उसे शिकस्त देने के चक्कर में चंपतराम ना बन बैठा। चंपतराम को जब सैनिकों ले गए तो राजा ने तीरथ सिंह व टब्बर सिंह से पूछा, हाँ तो तीरथ सिंह, अब तुम जादुई लबादे का रहस्य तो समझा दो। रहस्य तो सभासदों को बता दो। ओह, वह लबादा जादुई नहीं था महाराज, बल्कि रुस्तम से राज सिंहासन का रहस्य पता चलते ही हमने वह नाटक खेलकर दोनों राजाओं को बारी बारी से सिंहासन पर बैठने को कहा। फिर मैंने लबादा महाराज के ऊपर डाल दिया, जबकि राज सिंहासन के
नीचे बकरा लिए हमारा एक ठग साथी तैयार खड़ा था। ओ जल्दी से यह कला घुमा दूं। मैं कला घूमते ही राज सिंहासन की गद्दी नीचे धंस गई और महाराज को हमारे साथियों ने चलो नीचे उतरो मैं गिरफ्तार करके बकरा राज सिंहासन पर बैठा दिया। तभी मैंने लबादा हटा दिया और बकरा आप सबके सामने था। राजा चतुरसेन ने धीरजी वीरजी की बहुत प्रशंसा की और उन्हें विशेष पुरस्कार दिया, क्योंकि उनकी ही बुद्धिमानी से राजा को कैद खाने से छुटकारा मिला था और राज सिंहासन पुनर्प्राप्त हुआ था। समाप्त। चलिए दोस्तों, ये अच्छी सी कहानी यहाँ समाप्त होती है। मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही अच्छे सी कहानी के अच्छे से भाग में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही अच्छे से कहानी के अच्छे से भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। विदा।